सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है समझ तो गया होगा। मैं हूं आपका मेजबान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है फहीम खान। नाजरीन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बात तो हमने सुनी थी। आजकल हर कोई अपनी मर्जी चला रहा है। जैसे कि मारवी सरमत साहिबा ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने उन्हें जवाब देते हुए कहा मेरी जुबान मेरी मर्जी। शट अप। खलीलुर रहमान कमर साहब की जबान और बयान से मुतासिर हुए वे काफ़ी लोग हैं जो कि अपने अपने एक वर्जन्स बना के ले आए हैं इस स्लोगन के। कुछ लोग कह रहे हैं जो हुआ ठीक हुआ। अब नवाज शरीफ साहब ने भी इससे इंस्पायर होकर कह दिया है मैं वापस नहीं आ रहा हूं, मेरी बीमारी मेरी मर्जी। जब यह बयान इमरान खान साहब के पास पहुंचा तो वो भी किसी से पीछे रहने वाले कहां हैं। उन्होंने भी कह दिया जाओ जो करना है कर लो, मैं तब्दीली नहीं लाऊंगा, मेरा यू टर्न मेरी मर्जी, मेरी हुकूमत मेरी मर्जी। और इनकी बात सुनकर इनकी टीम के बड़े ही अहम कारकुन वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डब्बू चौधरी, माफ कीजिएगा, फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया है कि अब हम पोलियो के कतरे आम के दरख्तों को भी पिलाएंगे ताकि वो आम लंगड़े ना हो। इसके बाद उन्होंने कहा मेरी साइंस मेरी मर्जी। बहरहाल सियासतदानों की मर्जी का सुनकर राना फवाद साहब, जिन्होंने लाहौर कलिंदर की टीम खरीद रखी है, वो भी मैदान में आ गया और उन्होंने कहा कि PSL 6 में भी हम इसी बंदे को खिलाएंगे जिसे लोग जॉनी जॉनी कहकर छेड़ते हैं लेकिन उसका नाम डंग है। मेरा प्लेयर मेरी मर्जी। अब इतनी सारी मर्जियां आ गई हैं कि वो स्लोगन तो पीछे ही रह गया कि भाई मर्जी दर्जी के पास। अब हम किसे कह सकते हैं? किसी को भी नहीं। जो हम बचपन में कहा करते थे, इसी तरीके से हमारे बचपन की यादों को मिटाया जा रहा है। गुद्दी स्टॉप कल शाम 6 बजे की, कहां है वो अल्फाज? सुनने को नहीं मिलते। पिट्ठू गरम कभी किसी ने सुना? नहीं। आजकल पता नहीं क्या क्या गरम हो रहा है स्लोगन्स के अंदर, औरत के जो दिन होते हैं उनके ऊपर, लेकिन पिट्ठू गरम गायब हो गया है। ऐसे अल्फाज हमारी मेमोरी को मिटाया जा रहा है। यह है मकसद नई टेक्नोलॉजी को हम पर थोपने का, लेकिन हम आज भी उसी खेल को तरजीह देते हैं जो कि टाइटैनिक फिल्म में दिखाया गया था। पेंटिंग नहीं भाई, पेंटिंग नहीं। वो हीरो हीरोइन खड़े हुए होते हैं जहाज के किनारे पर और पहले शर्त लगती है उनकी कि पहले थूक किसका नीचे गिरेगा। वो है असल खेल, हेल्दी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। क्यों? नाज़रीन, कौन कहता है कि औरत मार्च के नुकसानात बहुत हैं, फवाइद कम है? मैं तो कहता हूं फायदे ज्यादा हैं। नुकसानात का तो मुझे पता ही नहीं है कि कोई नुकसान उससे होता भी है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए कि औरतों को बहुत सी जगहों पर नौकरी मिलने में दुश्वारी होती है, ऐसा हमने सुना है। जी हाँ, ऐसा सिर्फ हमने सुना है। क्योंकि जब कोई आदमी इंटरव्यू के लिए जाता है तो उससे उसकी सारी क्वालिफिकेशंस पूछी जाती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो क्या। अरे भाई, अगर 40 से 45 के दरमियान मार्क्स आ गए हैं तो भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जबकि कोई लड़की इंटरव्यू देने जाती है तो सिर्फ उससे यह पूछा जाता है अंग्रेजी बोलिए, बस कल से जॉब करा देंगे। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम इस चीज को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करते। और औरत मार्च में हमें एक ऐसी खातून मिल गई है, क्योंकि कुछ दिनों बाद जो है, कुछ अरसे बाद ही रमजान का महीना आने वाला है, तो सहरी जगाने के लिए ढोल बजाने वालों की बड़ी जरूरत होती है। अब इस बार एक खातून ने यह बेड़ा उठाना जरूरी समझा है। देख लीजिए कौन। जी नाज़रीन, तो आपने देख लिया कि औरत क्या चाहे, आजादी। लेकिन ये आजादी किससे मिल रही है? 1857 में तो हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी, फिर वो एक तहरीक चली पूरी की पूरी, और उसके बाद चिगुएरा को भी जब आज़ादी चाहिए थी तो उसने एक तहरीक चलाई थी। एटलीस्ट ये पता था कि आज़ादी चाहिए किससे, औरत किससे आज़ादी मांग रही है? मर्दों से। ठीक है, मर्दों से आज़ादी मिल गई, मर्द उन्हें देखेंगे भी नहीं। अरे आईने के सामने खड़ी खड़ी मर जाओगी ये पूछते पूछते, कमबख्त बता तो दे मैं कैसी लग रही हूं। नाज़रीन, आपको बताएं एक सरदार साहब का किस्सा। गांव की बात है। गांव में एक सड़क के किनारे सरदार जी अपनी मंजी डालकर, मतलब चारपाई डालकर, उस पर बैठे हुए थे और उस सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी के पीछे उनका कुत्ता थोड़ी देर तक के लिए भागता और फिर वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता। यह सिलसिला चल रहा था। साथ ही गन्ने का जूस बेचने वाला एक शख्स अपनी रेड़ी लेकर खड़ा हुआ था। वो ये सब कुछ देख रहा था। तंग आकर उसने सरदार से पूछा कि भाई,
ये तेरा कुत्ता जो है वो हर गाड़ी के पीछे भागता है, फिर कुछ करता वरता है नहीं, वापस आके बैठ जाता है, ये चल क्या रहा है, ऐसा ये क्यों करता है, क्यों गाड़ी के पीछे भागता है? सरदार ने कहा वो तू ये सोच रहा है ये गाड़ी के पीछे क्यों भागता है? मैं तो ये सोच रहा हूं अगर इसने गाड़ी को पकड़ भी लिया तो क्या कर लेगा। अब ये तो सरदार साहब की सोच थी और उस गन्ने के जूस बेचने वाले की सोच थी। बहरहाल एक बयान सामने आया है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसका इस जोक से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। बयान ये है कि पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ साहब की जमानत में तौसीक मुस्तरद कर दी। तो भाई पकड़ भी लोगे तो क्या कर लोगे? नाजरीन, भारत आबादी के एतबार से दुनिया के दूसरे नंबर पर है, लेकिन चूजों की जो पोल्ट्री होती है उसके एतबार से भी दूसरे नंबर पर ही है। बहरहाल इंडिया में हर चीज को एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम है जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड से इंस्पायर होकर ही वहां सब कुछ होता है। इवन क्रिकेट आईपीएल वो भी बॉलीवुड से इंस्पायर हुआ है। बॉलीवुड के ही जो स्टार्स हैं उन्होंने उन टीम्स को खरीदा है और उसके बाद वो आपस में सट्टे लगा के सेटल कर लेते हैं, यानी आखिरी बॉल के ऊपर 6 रन चाहिए, भाई छक्का मारेगा, पैसे लगा दिए। तो ये सारी गेम ऑन है। लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस जो दुनिया में फैला हुआ है उसे भगाने के लिए भी बॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेते हुए एक ताजा कलाम आपकी खिदमत में पेश करने के लिए ये भारतीय महिलाएं तैयार हैं। जरा गौर करें। वाह वाह वाह, काश ये महिलाएं कहीं से अन्नू मलिक साहब को भी ढूंढ के ले आती तो वो आग लगा देते, आग लगा देते, कोरोना को आग लगा देते और वो यकीनन कहते क्या मचा रखा है तूने रोना, क्या मचा रखा है तूने रोना, जब से आया है कोरोना मेरा दिल तो यही कहता है और कोरोना और कोरोना और कोरोना। और नाजरीन, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये एक ऐलान किया है, कहा है कि अगर मैं स्पोर्ट्समैन ना होता, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे अंदर ना होती तो 1.5 साल में ही अपने हाथ खड़े करके चला जाता। सर आपके खड़े हाथों पे हमने कैलेंडर टांगना था, हमने क्या करना था? हमें कुछ नहीं करना था। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आप में जो भी है, आपने कहा था मुल्क संवारेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, आप वो बना के दें। आप वो बनाए नहीं तो हमारे पैसे वापस कर दें भाई, सीधी सी बात। मैं तो पैसे वापस मांगूंगा भाई। जितने की चीनी मुझे पहले मिल रही थी उसके अब तक मैंने जितने की खरीदी है वो डिफरेंस वापस करें, वो पेट्रोल का डिफरेंस वापस करें, वो अपने जो डॉलर का डिफरेंस है वो मुझे आप वापस करें, वो जो कर्जा ज्यादा हो गया है वो जो डिफरेंस है वो वापस करें। पहले मैं 1,26,000 का मकरूज था, आपके आने से पहले 1,18,000 का मकरूज था, अब मैं 1,90,000 का मकरूज हो गया हूं। उस कर्जे में जो डिफरेंस आया है वो आप मुझे वापस करें। और इसी पर किसी शायर ने कहा है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो लौटा दो। साथ साथ नाजरीन, मैं तो ये सारी चीजें वापस मांगूंगा, अगर आपने भी वापस मांगना है तो मांग लीजिए, क्योंकि एक काबिल शख्स ने 2014 में ही कह दिया था फाड़ दो ये बिजली के बिल क्योंकि हुकूमत चोर है, कोई बिल नहीं भरेगा क्योंकि हुकूमत चोर है, किसी ने भी यूटिलिटीज पे नहीं करनी क्योंकि हुकूमत चोर है। नहीं, बिजली का बिल नहीं हो तो मैंने भर दिया भाई, वरना बिजली कट जाएगी। ये तो स्क्रिप्ट थी। हाँ। नाजरीन, ये जो फेमिनिस्ट बाजियां हैं, आंटियां जो कि औरत मार्च के लिए निकलती हैं, इनसे मेरी गुजारिश यही है कि आपको मर्दों से इतनी चिढ़ है, चले ठीक है, होगी आपको चिढ़, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जो स्लोगन आपने बनाया है ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला, ये भी तो एक मर्द का ही दिया हुआ है। एटलीस्ट आप इसको तो चेंज कर लीजिए। अब आप इख्तिलाफ जरूर रख सकते हैं कि भाई ये किसी मर्द का नहीं है, ये तो अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर एक औरत ने निकाला था और फिर हमने उसे अडॉप्ट किया है 1995 में, 97 में, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन हमारे पास तो एक प्रूफ मौजूद है वीडियो की सूरत में, जो कि खासा पुराना भी है और VHS से ही कॉपी किया हुआ है। मरहूम जेदी साहब की जुबानी उनका कलाम सुनिए। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। और इसी के आगे, इसी जमीन के ऊपर अगर 2 लाइनें और जोड़ दी जाएं तो कमाल हो जाएगा। और वो 2 लाइनें होंगी कुछ यूं कि वीडियो तुम्हें दिखा रहा हूं तो क्या मेरी मर्जी, आंटियों को आग लगा रहा हूं तो क्या मेरी मर्जी। औरत मार्च वाली, हाँ औरत मार्च वाली भाई, 20 स्पेसिफिक। नाज़रीन, कुछ रोज पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि आटा चीनी बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। 2 दिन पहले मैंने एक अखबार में हेडलाइन पढ़ी। वैसे मैं अखबारों की हेडलाइंस पे यकीन करता नहीं हूं क्योंकि अखबार उस वक्त तक नहीं छपता जब तक उसे स्पॉन्सर ना मिले, तो फिर भी मैंने एक अखबार में हेडलाइन पढ़ी कि आटा चीनी बहरान की मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को पेश कर दी गई है बगैर नामों के साथ। इसी पर मुझे एक
किस्सा याद आया, एक चुटकुला आपके साथ फुलझड़ी शेयर करना चाहूंगा। एक चौधरी साहब की कीमती घोड़ी चोरी हुई। चौधरी साहब ने पूरा गांव सर पर उठा लिया और गांव के सभी दाना और सियाने लोग चौधरी साहब के बगीचे में जमा हो गए और प्यास आराइयों में मशगूल हो गए कि भाई किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई। तभी एक दाना शख्स जिसे गांव के लोग मस्खरा कहकर पुकारा करते थे, वो मैदान में आया और उसने कहा, मुझे बताया घोड़ी कहां गई है। सारे के सारे चौधरी साहब के साथ उसके गिर्द घेरा बांधकर खड़े हो गए और सुनने लगे, कहां गई है बताओ। बता रहा हूं, हो ना हो ये किसी चोर का काम है। बस इसके बाद वो शख्स कभी बोल नहीं पाया, क्योंकि इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक पहेली जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं मिट्टू से भी पूछ रहा था, उसे जवाब नहीं आता था, शायद आपको आ जाए, आपसे भी पूछूंगा। वो कौन सी मां है जो घूम फिर कर वापस आ जाती है? कर्मा। जी हां, और इसीलिए कहा जाता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी। आबिद शेर अली साहब लंदन पहुंच गए और वहां जा करके उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से उनका वेलकम हुआ, जरा देखिएगा। स्वैग से स्वागत तो एक्सपेक्ट करते हुए वो गए थे, लेकिन वो स्वागत किन अल्फाज से हुआ है, गौर फरमाइए। तो नाजरीन, आपने देखा कि आबिद शेर अली साहब को बोलने नहीं दिया और मजमे ने चोर चोर के नारे लगाकर उन्हें वहां से भगा दिया। ये खातून जो कि सबसे ज्यादा नारे लगा रही थी, इन्हें औरतों की खलीलुर रहमान कमर का लकब भी इसी फंक्शन में दिया गया है। और साथ साथ आबिद शेर अली साहब, वो बंदा जब ऐसे गुस्से में होता है ना, तो गाली देके जो है वो माइक रख के चला जाता है। और जाते जाते आबिद शेर अली साहब भी कह गए, नवाज शरीफ जिंदाबाद। और नाजरीन, आपने और मैंने तो जान OLX के ऊपर लगा रखी है, देखें कब बिकती है। फिलहाल जिस शख्स ने यह दावा किया है कि सिर्फ उसी ने जान अल्लाह को देनी है, माफ कीजिएगा, शाहिद आफरीदी, हमारे प्यारे शहरियार आफरीदी भाई, उन्होंने यह दावा किया है। और वो डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछा कि भाई कोई एहतियाती तदाबीर बता दीजिए कोरोना वायरस से बचने की। डॉक्टर ने कहा कि लोगों से हाथ मिलाने में थोड़ा एहतियात बरतिएगा, यही एहतियाती तदाबीर है। किस तरह से फिर वो लोगों से मिल रहे हैं, जरा देखिए। नाजरीन, जब डॉक्टर ने यह मंजर देखा तो फौरन उन्हें कॉल करके कहा कि भाई दोनों हाथ मिलाने से मना किया था, जिस पर शहरियार आफरीदी बोले, हम कोरोना को धोखा दे रहा है, हम उल्टा हाथ सबसे मिला रहा है, कोरोना लगेगा बदबू से मर जाएगा। बदबू क्यों? ओह, समझ तो गया होगा। नाजरीन, इस मुल्क में बहुत ही ज्यादा जो जोक्स बनाए जाते हैं वो या तो सिखों पर होते हैं या पठानों पर होते हैं, लेकिन इन दोनों की काबिलियत से लोग गाफिल ही रहते हैं ज्यादातर। क्योंकि आप अगर देखें तो क्रिकेट में हमारे पास सबसे बड़ा नाम शाहिद खान आफरीदी इस वक्त मौजूद है। मैं इमरान खान साहब का भी नाम ले सकता था, लेकिन मेरा कैमरामैन ही मुझे जूता उठा के मार सकता है, क्योंकि वो अब क्रिकेट में नहीं है ना। हाँ, वो अब सियासत में है, इस वजह से। बहरहाल, इसी तरह के एक हमारे खान साहब हैं जिन्होंने किसी को टोपी कराने के लिए एक हद होती है, उसके बाद सरहद होती है, और उस सरहद के बाद जो हद होती है वो वाली हद भी क्रॉस करते हैं। और जरा टोपी का लेवल चेक करें, मतलब सीखना चाहिए, टैलेंट। अच्छा, मुझे अभी सर्वे के जरिए एक पता चला है कि ये जो खान साहब ने टोपी कराई है, ये भी उस लेवल की नहीं हो पाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये नंबर 2 पर है। पहले नंबर की टोपी जो हुई है वो अभी तक तब्दीली वाली है, अनबीटेबल। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में एक चीज बड़ी ही मतलब आम तौर पर बोली जाती है कि जो ज्यादा पढ़ लेता है वो पागल हो जाता है, या खिसक जाता है, या सठिया जाता है। ऐसा एक फिक्रा जो है वो आपने जरूर सुना होगा, अपनी फैमिली में भी सुन रखा होगा कि कोई अंकल हैं, दादा के भाई हैं, या चाचा हैं, बड़े चाचा हैं, वो अगर ज्यादा किताबें उन्होंने पढ़ ली हैं, वो थोड़े से मैनर्स आपको सिखा रहे हैं, तो आपके घर में यही बात मशहूर होती है कि यार ये पागल है, खिसक गया, बहुत पढ़ लिया। इसी तरीके से मैं इस बात को झूठ समझता हूं। मैं कहता था नहीं, वो पढ़ा लिखा शख्स है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। उसने अगर कुछ अच्छा पढ़ा हुआ है और वो बता रहा है जो आपको नहीं पता, तो आप उसे पागल क्या होगे? नहीं, लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब ने आकर मेरी आंखें खोल दी। मतलब उन्होंने बता दिया कि जानी जो बचपन में तू सुनता आ रहा था वो सही था। अब वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। शेख रशीद साहब जाने और खलीलुर रहमान कमर जाने अनजाने में जो बात खलील साहब आप कह गए हैं, वो बात लाल हवेली की दीवारों में गूंज रही है।
और इस बात की गूंज आपको भी सुनाई देगी, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से ठाकुर विश्व प्रताप सिंह को डॉक्टर डैंग के थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी। समझ तो गया होगा। नाजरीन, सुनने में आता रहा है कि जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, और ऐसे ही कमाल करते हुए हमें मिले एक साबिक खिलाड़ी, एक साबिक रैपर और एक साबिक अंग्रेज। जी हां, क्योंकि वो जो अंग्रेज है ग्रांट एलिट, वो अब पाकिस्तानी शहरियत हासिल करके बहुत जल्द पाकिस्तानी होने जा रहा है। ठीक सैमी की तरह उसे भी लग रहा है कि मैं भी ये शहरियत हासिल कर लूं। इन तीनों ने फरागत की इंतहा कर दी और कमाल कर दिया डब स्मैश और टिकटॉकर बन के। जरा देखिएगा, फखरे आलम साहब ने कभी अपनी जवानी के दिनों में जब वो रैप किया करते थे, बांगड़ा पाव शांगड़ा पाव किया करते थे, तब इतने लाइक्स और हिट्स उन्हें नहीं मिले होंगे और इतने लोगों तक उनकी रसाई नहीं हो पाई होगी जितने इस वक्त उन्हें टिकटॉक स्टार बन के मिल गए हैं। जरा उनकी तफरीहों पर एक नजर। नाजरीन, बचपन से सुनते आ रहे थे कि अम्मी कहती हैं बेटा उन लड़कों के साथ मत खेला करो, बिगड़ जाओगे, क्योंकि माओ के लिए तो सबसे शरीफ हम ही है ना। दूसरों के बच्चे हम नहीं बिगाड़ सकते, ये तो तय है। दूसरों के बच्चे ही हमें बिगाड़ सकते हैं, ये भी तय है। तो ये सुनते आ रहे थे कि ऐसे बच्चों के साथ मत रहा करो, बिगड़ जाओगे। अब ग्रांट के घर वाले भी यही कह रहे होंगे कि यार कहाँ फखर और अजहर के साथ मत घुमा करो, बिगड़ जाओगे। खैर, अब लड़का हाथ से निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ जो हो सकता है वो है मामा दे मामा दे मामा दे मामा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, गुज़िश्ता 8 मार्च को औरत मार्च हुआ और उसमें हमने नारे सुने, औरत क्या चाहे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। इसी आजादी वाले मार्च के दौरान एक खातून जो कि कनाडा से आई थी, उन्होंने एक वीडियो बनाई है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, उसके बाद उस पर बात करेंगे। प्लीज नाजरीन, बात करेंगे आपसे एक बस के सफर की। जी हां, ये उन दिनों की बात है जब आतिश जवान हुआ करता था और कॉलेज जाया करता था। कॉलेज जाते हुए ही मैंने देखा कि खवातीन का कंपार्टमेंट अलग होता है, मर्द हजरात का अलग होता है। बस में इस तरीके से एक डिवीजन बनाई गई है पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में ये है। अब मैं क्या देखता हूं कि मैं बिल्कुल उस कंपार्टमेंट के साथ, लेडीज कंपार्टमेंट के साथ बैठा था। मेरे साथ एक शख्स तशरीफ फरमा थे जो कि बड़े ही मौजिज़ शख्स लग रहे थे, लेकिन खसलतन ठरकी थे। तो आगे बैठी हुई एक खातून से उन्होंने एहतरामन खखारते हुए पूछा, जी सुनिएगा मोहतरमा, आपने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, इसका नाम बता दीजिएगा, मैंने अपनी बेगम को गिफ्ट करना है, शादीशुदा हूं मैं, घबराइएगा नहीं। जिस पर मोहतरमा ने बड़े प्यार से उन्हें जवाब देते हुए उनकी कुत्ते वाली कर दी और उन्होंने कहा, इसका नाम मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने आपको इस परफ्यूम का नाम बताया और आपने अपनी बेगम को यह परफ्यूम गिफ्ट कर दिया तो एक जलील, खबीस, ठरकी और बेहुदा शख्स बस में उन्हें रोककर इस परफ्यूम का नाम पूछेगा, तो मैं ये नहीं चाहती कि सिलसिला आगे बढ़े। वाह क्या खूब, लाजवाब कर दिया। इसके बाद उस शख्स ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा और बिला इख्तियार मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए, थू अंकल। बहरहाल, हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि वक्फा जरूरी होता है, उसकी वजह कुछ भी हो। वी लव असद उमर। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब प्रोग्राम में वक्त हुआ चला है हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का। हमने सोचा आज उस शहर के मसाइल के बारे में बात करेंगे जिस शहर से 70% रेवेन्यू जनरेट होता है पूरे मुल्क का। जी हां, हम बात कर रहे हैं कराची के अंदर पेश आने वाले मसाइल के बारे में और उन मसाइल का हल तलाश करेंगे कराची के ही उन बाख्तियार लोगों से बात करके जिनके पास उसका हल हो सकता है। एक तो हमारे साथ मेयर कराची वसीम भाई, और इसके साथ साथ जो दूसरी शख्सियत हमें ज्वाइन कर रही है उसके बारे में शायर क्या खूब कहता है, एक लड़की थी अनजानी सी, एक गटर के ढकने पर वो मरती थी, कुछ बल खा के, शर्मा के, गटर के ढकने के साथ ही सीएम की पेंटिंग्स किया करती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, ये कचरा कब उठेगा, ये कचरा कब उठेगा, और मैं सिर्फ यही कह पाता। आलमगीर भाई जब से एमपीए बने हैं, अगर मैंने इनकी शक्ल देख ली हो, मिट्ठू। बहरहाल, आज टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं दोनों मौजूद मेहमान। सबसे पहले हम वसीम भाई से बात करेंगे क्योंकि वो इस वक्त मेयर कराची है। वसीम भाई, ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो ये ना पूछो, लेकिन फिर भी पूछना फर्ज है हमारा, बताइए। देखो फहीम, ये क्या हुआ, कब हुआ,
कैसे हुआ, ये सारी चीजें छोड़ दो, कहने की बातें हैं ये। कहने को तो मैं भी कह दूं, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले जो दिल जवान निसार हो गया। तो बस जो हुआ ऐसे ही हुआ भाई। देखें, जब से पीटीआई जीती है और हमने उनके साथ इत्तेहाद किया है ना, वही जमात है ना जो कहती थी कि ये बदमाश है, इनकी जो है वो पत्ते लगे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या। तब से बस उन्होंने टोपियां पहनाई हैं। ये सुन ले आप आज यादी साहब, कान खोलकर। हाँ, मैं खरी बात करता हूँ भाई। हाँ, डरता मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। इसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि खान साहब सिर्फ यूटर्न लेने के मास्टर नहीं बल्कि टोपियां पहनाने के भी मास्टर हैं। और मैं भी टोपी ये सोचकर पहन लेता हूँ, चलो सफेद बाल ही छूट जाएंगे भाई, वरना डाई करना पड़ जाएगा। वैसे भी मेरा इन सफेद बालों पर कोई इख्तियार नहीं है, ना बालों पर इख्तियार है ना ही शहर पर। मुझे भी औरत मार्च में चले जाना चाहिए, शायद वहीं मैं खुलकर बोल लूं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल लेकर जो है वो मैं आगे बढ़ता हूं। मिस्टर फिक्सिट से बात करेंगे। भाईजान, ये अब क्या गटर के ढक्कन चोरी नहीं हो रहे हैं, या गटर के ढक्कन चोरी होना इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा मामला पहले था, या फिर ढक्कन ही बनना बंद हो गए हैं और अब ढक्कन लेस जो है वो गटर बनना शुरू हो चुके हैं? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है अब ना वो मैं हूं ना तू है ना वो मौसम है फराज, दोनों पता नहीं कहाँ मिले, कुछ ऐसा। तो क्या हो रहा है, जरा बताइएगा भैया। देखिए साहब, सबसे पहले तो आप मुझसे तमीज से बात करें। अब मैं वो सड़कों पर कचरे की ट्राली, ट्रैक्टर, झाड़ू मारने वाला नहीं रहा। मैं आई एम एन MNA 243 का MNA हूँ। MNA का मतलब समझते हैं आप? मैं न्याजी हूँ। अब गटर के ढक्कन लगाना, कचरा उठाना ये मेरा काम नहीं, KMC का काम है। मैंने इतनी दफा अपना ट्रक खुद मेयर कराची के दफ्तर के सामने जाके कल्टी किया है कचरे का कि भाई इसको उठाएं। बट स्टिल आई एम डूइंग वेट लिफ्टिंग एंड आई एम डूइंग इट वेल। दैट्स व्हाई आई एम एन MNA। जी सर, सॉरी। बिल्कुल आपने सही फरमाया फिक्सिट भाई कि अब आप MNA हैं और अब आपका ये काम नहीं रहा है, क्योंकि वो सारे काम जो आप पहले करते थे वो MNA बनने के लिए करते थे, बल्कि शायद MPA बनने के लिए करते थे, लेकिन अचानक से आपको MPA की जगह MNA बना दिया गया है, जो चीज़ आपसे हजम भी नहीं हो पा रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं ये जानना चाहूंगा कराची की रौनकें कैसे बहाल होंगी? अबे ओ भाई, मैं क्या पागल हूँ? मुझे लाइन पर लाकर बिठा दिया ये फिक्सिट का मंजन सुनने के लिए। क्या हो क्या रहा है ये? है काम नहीं है मुझे है? पूरे शहर का मेयर हूं मैं, पूरे शहर का, मेरी बात करो। सर प्लीज सर, बुरा मत मानिएगा। और मैं बिल्कुल, चले आप बता दीजिए सर कि सवाल तो दोनों के लिए सेम रहेगा, कराची की रौनकें बहाल क्यों नहीं हो रही? आप बेहतर बता सकते हैं। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, मेरे पास इख्तियार नहीं है। मेरी मिसाल ऐसी है जैसे बगैर गोली की पिस्तौल। वो 9mm की पिस्तौल में मैगजीन आप डालो, चैम्बर लोड करो, पीछे रुक जाता है मैगजीन अगर खाली हो। हाँ, वो हो गया हूं मैं। मेरी मिसाल ऐसी है जैसे बगैर पेट्रोल की गाड़ी। अबे धक्के लगाते रहो, पेट्रोल नहीं है कहां से चलेगी? अपनी टेंशन खत्म नहीं हो पाती है, ऊपर से ये हर महीने मेरे दफ्तर के सामने ट्रक उल्टा करके चला जाता है, पागल। उसको समझाओ भाई, कचरा है, कूड़ादानी है, फेंको, नहीं हो रहा चला दो, पेट्रोल डाल दो, 5 रुपए सस्ता कर दिया तुम्हारे वजीर आजम ने। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ, खुसरे नचवाओ, बेहतरीन। मेरे दफ्तर के आगे क्यों फेंक रहा है? बहरहाल वो कचरा वाला, ये सारे ड्रामेबाज हैं भाई, सारे ड्रामेबाज। वो ढक्कन चोरी करते थे, खुद ही जो है वो इल्जाम लगाते थे। अब ना ढक्कन है ना चोरी हो रहे भाई। उस वक्त इन ढक्कनों के चक्कर में हम ढक्कन बन गए। पहले ये मोटरसाइकिल पर फिरता था, प्रोटोकॉल नहीं था। आज नीली बत्ती वाली गाड़ी लेके घूमता है। हमें बत्तियों वाली गाड़ी का शौक नहीं है भाई। हाँ, हम आज भी 70 पे किक मारते, विली मार के निकल जाते। आओ
आलमगीर साहब, मेरे ख्याल में वसीम भाई कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से गाड़ियों पे बत्तियां लगी हुई हैं, उस तरीके से आप लोग भी अपने सरों की जो बत्तियां हैं वो रोशन कर लें और कराची के मसाइल की तरफ गौर करें। क्या ये बात सही है कि ढक्कन आप खुद चोरी करते थे और फिर बाद में जो है वो आप वावेला मचा देते थे कि यार गटर के ढक्कन चोरी हो गए? क्योंकि गटर का ढक्कन एक ऐसी चीज़ है कि कोई क्यों चोरी करेगा, मेरी समझ से बाहर की बात है। आप प्लीज जरा इसे एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि इल्जाम लग गया है आप पे। यार ये मेरे मुखालिफिन और FQM वाले मुझसे जलते हैं। मैं ढक्कन चोरी नहीं करता था, हिफाजत से रात में उठाकर घर में ले जाता था ताकि चोरी ना हो जाए, फिर सुबह को लाकर लगा देता था और तस्वीरें भी बनवाता था ताकि सबको पता चल जाए कि लगा दिया है। ये मेयर कराची से बोले अगर इख्तियार नहीं है इस्तीफा दे दें, घर जाएं, आराम करें। क्या मसला है इनको? दफ्तर की मुफ्त की रोटियां भी तोड़नी है। अबे ओए चूजे, ओए इधर पूछो को ताव दे के, अबे बात सुन बे, ओए किससे बोल रहा है? घर जाएं, काम करें। मैं घर से ही तो काम कर रहा हूँ, दफ्तर की तो लाइट भी कट गई है, बिल जमा कराने के पैसे नहीं है। घर जाएं, काम करें, घर जाएं, काम करें। इस्तीफा दूं? आओ जरा, आओ जरा, लाइन जरिए आ जा, आ जा। बड़ा घूमता है तू कराची में, आ लाइन जरिए। खुदादाद कानूनी, हाँ खुदादाद कानूनी, सुन रहा है बे? आ जा टेंट के पास वाली गली पे। हाँ भाई इंतजार कर रहा है, अकेला अकेला मर्द का बच्चा है, आ जा। फिक्सेड भाई, जाते जाते अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो, क्योंकि बीच में जो है वो वसीम भाई आ गए थे, तो आप कुछ कमेंट कर दें अगर करना चाहते हैं तो। देखिए मैं कोई खलीलुर रहमान कमर नहीं हूं कि वसीम भाई अगर बीच में आ गए बात करते हुए तो मैं उन्हें शटअप या कोई उल्टी सीधी बात कर दूं। मेरे सीनियर है, बड़ा एहतराम करता हूं मैं इनका। और जहां तक मुझ पे इल्जाम है ढक्कन चोरी करने का, ठीक है, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूं कि मैंने ढक्कन चोरी किए। आप क्या उखाड़ लेंगे? आप कोई सनी देओल है, हैंडपंप उखाड़ लेंगे? मैं आपको चैलेंज कर, आप कहते हैं खुदादाद कॉलोनी मेरा इलाका है, मैं वहां रहा हूं, मेरा एरिया है, मैं उधर आऊंगा इंशाल्लाह जरूर और आपको कॉल भी कर दूंगा। लेकिन फिलहाल कराची के मसाइल अगर आप हल नहीं कर सकते तो घर चले जाएं, रिजाइन दे दें प्लीज, इस्तीफा दे दें। थैंक यू। वसीम भाई ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दें अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आखिरी कमेंट है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज, फिर मुझे कॉल वाइंड अप भी करनी है सेगमेंट को। अबे ओए बावले सुन। नहीं सर, वो चले गए। अबे तुझे कह रहा हूं, तुझे गुलाबी शर्ट वाले गुलाबो। जी जी सर। अबे ये कह रहा है झूठा आदमी है, झूठा कह रहा है खुदादाद कॉलोनी मेरा इलाका है। वैसे सही कह रहा है, पूछ क्यों? जी सर क्यों? इलाका है तो बंगियों का होता है, जमादारों का। बहुत चीप है, सॉरी बहुत चीप। अच्छा ठीक है, सुन, ये 13D पे फर्नीचर मार्केट के सामने वसीम बाग, इसको बोल उधर आए और मुझे मिले। मैं बताता हूँ किस तरीके से ये 13D में घूमता है ये लौंडा, मैंने देखा है। तू आ वसीम बाग, वहां पे मुझसे मिल, मैं बताता हूँ असल कराची के लोगों के मसाइल क्या है। कराची के लोगों का सबसे बड़ा मसला है इमरान खान, क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा और उसकी वजह से इख्तियारात नहीं आ रहे। ये बात सुन लो, कान खोल के सुन लो, मैं फिर कह रहा हूँ सुन लो। मेरे पास इख्तियार नहीं है, सुन लो। मेरे पास काम नहीं है, सुन लो। मेरे पास पैसे नहीं है, सुन लो। और जाते जाते मैं ये भी कहता चलूं कि वो बावले, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। हाँ बे बावले, मेरा बस तुझ पे चलता है, मैं तुझे बोलूंगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, दुनिया भर में शादियां दो तरीके की होती हैं, या तो अरेंज मैरिज होती है या फिर लव मैरिज होती है। लेकिन पाकिस्तान में शादियों की इकसाम दो से कुछ ज्यादा हैं। क्या है ये मैं आपको बताता हूं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज तो है ही, तेरी उम्र निकली जा रही है वाली मैरिज, जैसे आपको ठीक लगे वाली मैरिज, घर की इज्जत का सवाल है वाली मैरिज, बस अब पोते का मुंह देख लूं वाली मैरिज, फिर इम्तिहान में फेल हो गई वाली मैरिज। यानी पाकिस्तान में हिसाब किताब से शादियां तो होती हैं लेकिन बच्चे बेहिसाब होते हैं।
आने वाले वक्तों में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो सकता है। इसलिए हम ले रहे हैं एक वक्फा। आप भी सोचिएगा। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो क्या होगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जिक्र करेंगे औरत मार्च का। औरत मार्च ना सिर्फ खवातीन में यानी इंसानों में मकबूल है, बल्कि ये मकबूलियत जानवरों तक भी चली गई है। और अब जानवरों में भी फेमिनिस्ट जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस तो दोनों में ही पाया जाता है, जानवरों में भी है। बात करेंगे एक मुर्गी की। मुर्गी का जिक्र करते चलें कि एक मिस्त्री ने 4 घंटे की अनथक मेहनत के बाद कंक्रीट का एक स्लैब बनाया और वो मुर्गी उस स्लैब पर चलती हुई चली गई, जिसकी वजह से मुर्गी के पैरों के निशान उस स्लैब पर छप गए। जब मिस्त्री ने मुर्गी को घूर कर देखा तो मुर्गी ने कहा, मेरे पाँव मेरी मर्जी। मुर्गी ने इत्मीनान का सांस लिया और चली गई अपने रास्ते। पीछे से उस मुर्गी को उस मिस्त्री ने पकड़ा, ज़िबा किया, फ्राई किया और ब्रोस्ट बनाकर खा गया। मिस्त्री का कहना था, मेरा मुंह मेरी मर्जी। और सोर्सेस से पता चला है कि मिस्त्री का नाम खलील करके कुछ है। खलील जिब्रान नहीं, खलील मियाँ नहीं, वो खलील करके कुछ नाम बता रहे थे, पता नहीं ज़हन में नहीं आ रहा। नहीं, खलील रहमान कंवर नहीं है, कोई और है। समझ तो क्या होगा। और नाजरीन, लंदन में मुकीम नवाज शरीफ साहब के जाती डॉक्टर अदनान साहब की धुलाई हुई है और बताया जा रहा है कि उनकी धुलाई की कई वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह है वो कभी भी अकल से काम नहीं लेते और दूसरों को चकमा देने में अपने आप का कोई सानी नहीं रखते। बहरहाल, हमें एक वीडियो मिली है उनकी जवानी के दिनों की, जरा वो देख लीजिए। उससे तो ये मौक़िफ़ वाज़े होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। प्लीज हैव अ लुक। नाज़रीन, एक मशहूर शायर का कलाम आपके सामने पेश करूंगा इस वीडियो के बाद। कि शायर कहता है, गंजा पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, मारूंगा डंडा निकलेगा तेल। जी हाँ, शायद यही वो अशार है जिन्हें सुनकर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने फौरन लंदन जा करके बाल लगवा लिए। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप भी लगवा लीजिए बाल। समझ तो क्या होगा। और नाजरीन, हालिया सर्वे से पता चला है, जिस तरह से मोदी जी की जात खराब है, जिस तरह से मोदी जी का हुलिया खराब है, जिस तरह से मोदी जी की नस्ल खराब है, जिस तरह से मोदी जी का रहन सहन खराब है, जिस तरह से उनकी ज़बान खराब है, उसी तरह से उनकी अंग्रेजी भी खराब है, जिसका एहसास उन्हें खुद भी बरमला होता रहा है। लेकिन उन्हें कोई हमनवा नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो हो मुबारक तुम्हें, हमनवा मिल गया। और हमनवा भी कौन? यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वाह! और दोनों ने मिलकर के क्या ताल पे ताल मिलाई है कि दिल से निकल जाएगी। वाह वाह वाह! अजी उस्ताद, वाह ताज कहिए। खुद देख लीजिए हमारे अगले सेगमेंट, फिसल गया होगा मैं। भाई वाह वाह वाह! नोट उड़ाने का दिल करेगा, बल्कि सिक्के उड़ाने का दिल ना करे तो कहिएगा, खींच खींच के। फिसल गया होगा। जी नाज़रीन, तो आपने देखा मोदी जी का हिप हॉप रैप, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। बस हम तो यही कहेंगे कि मोदी तेरी मां की नजर ना लगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। बहरहाल, मोदी जी वो शख्सियत है जिन्होंने 1988 में ईमेल और डिजिटल कैमरा यूज करने का भी दावा किया है। उस वक्त तक ईमेल ईजाद भी नहीं हुई। जब मोदी जी ने यूज कर ली, करके फेंक दिया, फेंकने के बाद जला दिया, कुचल दिया, निचोड़ दिया, मोड़ दिया, मरोड़ दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, सब कर दिया मोदी जी ने। उसके बाद जा करके किसी को ख्याल आया कि यार ईमेल हो, हाँ ईमेल बनानी चाहिए। मोदी जी इस्तेमाल कर चुके। ऐसा शख्स है ये नरेंद्र सिंह मोदी। इसकी कदर करें, ऐसे लोगों को ऐसे खुले में ना छोड़ें, ऐसे लोगों को दीवार में फौरन फिलफौर चुनवा दें, क्योंकि अगर ये ऐसे खुले में घूमे तो दूसरे लोगों का भी जहन बिगाड़ सकते हैं। अपनी मदद आपके तहत इस उसूल पर अमल कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिट्टू उड़ो जाओ इंडिया जी। समझ तो क्या होगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।